हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि कुमार और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि पढ़ाई जोन पर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद चैप्टर लेकर आया हूं। तो आज हम लोग पूरे बहुपद चैप्टर को एक वीडियो में ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो में मैं आप सभी को कॉन्सेप्ट और थ्योरी वगैरह बताने वाला हूं और एग्जांपल्स करेंगे साथ साथ में। बट एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करने वाले हैं, केवल हमारा ये रिवीजन वीडियो होने वाला है। तो आज हम लोग उसमें केवल थ्योरी कवर कर लेंगे और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का ही वीडियो अलग से बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद यानी इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो ये क्या होता है? तो इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे एक टर्म होता है चर, एक होता है चर यानी कि वेरिएबल, और एक होता है अचर यानी कि कांस्टेंट। और साथ ही साथ एक और टर्म आपको पता होना चाहिए जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। वैसे तो आपका एनसीईआरटी में बोला गया है कि यह सब आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो, बट जो लोग नहीं पढ़े हैं वो फटाफट से इसको देख लेना, क्योंकि अगर आप इन तीनों टर्म्स को नहीं समझोगे तो पॉलिनोमियल आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो, चर क्या होता है? चर यानी कि वेरिएबल। जब किसी भी टर्म में कोई एक ऐसा संख्या हो जिसकी वैल्यू बदल सके, वो होता है वेरिएबल यानी चर। जैसे आप लोग जितने भी एक्स वाई जेड देखते होंगे, जैसे हमारा अगर कोई नंबर लिखा है 3x, तो यहाँ पे जो हमारा x है वो हो जाएगा हमारा वेरिएबल यानी चर हो जाएगा, और जो हमारा 3 है ये हमारा अचर हो जाएगा, कांस्टेंट। जितने भी आपके मैथमेटिक नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये सब जो नंबर है ये आपको कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू तो नहीं बदलेगा। 3 अगर हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे तो 3 की वैल्यू तो 3 ही रहेगा। इसको हम लोग 5 10 कुछ तो बोल नहीं सकते हैं। बट जो हमारा ये x है, तो x को हम लोग x की वैल्यू कुछ निकालते हैं। हर क्वेश्चन में आप लोग x की वैल्यू कोई ना कोई निकालते हो, यानी हम लोग x की वैल्यू 2 बोल सकते हैं, या फिर x की वैल्यू मान लो अगर 10 है तो x बराबर 10 बोल सकते हैं। बट ये जो हमारा 3 है उसको तो हम लोग 3 ही बोलेंगे, 3 के अलावा तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो जिसकी वैल्यू बदल सके वो होता है हमारा वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू ना बदल सके वो होता है हमारा कांस्टेंट। इतना समझ में आ गया? जब भी कोई नंबर लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे अगर लिखा है 2/5 y², ये एक मान लो नंबर लिखा है, तो ये जो हमारा 2/5 है एक हमारा कांस्टेंट नंबर है, इसकी वैल्यू बदलने नहीं वाला है। जितने भी आपको गिनती आते हैं, नंबर आते हैं, मैथमेटिक्स के जितने भी नंबर आते हैं वो आपका हो जाएगा अचर, कांस्टेंट हो जाएगा। बट जितने भी आपको x y z a b c d जो माना जाता है ये सब, तो ये हमारा होता है वेरिएबल, क्योंकि ये y का वैल्यू कोई ना कोई आएगा। जब आप ये लिखे हो, सवाल जब सॉल्व करोगे आप लोग, तो y की वैल्यू लास्ट में कुछ ना कुछ आएगा। y बराबर मान लो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो ये y की वैल्यू हम लोग y की वैल्यू 2 आ गया, यानी इसकी वैल्यू बदल सकती है, बट इसका वैल्यू तो नहीं बदलेगा। कभी 2/5 लिख दिया गया, इसका मतलब बस ये 2/5 ही रहेगा, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे x के जगह पे y के जगह पे हम लोग 2 लिख सकते हैं, बट इसके जगह पे हम लोग कुछ और लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा होगा अचर। तो आप लोग समझ गए होंगे, जिसकी वैल्यू बदल जाए वो हो जाएगा चर यानी वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू न बदले वो होगा हमारा अचर यानी कि कांस्टेंट। तो इतना समझ गए। अब हमारा अगला टर्म है बीजीय व्यंजक। ये क्या होता है? जब हम लोग, मैंने बताया आपको वेरिएबल क्या होता है, x y z a b c d, आप जो भी मानते हो, जितने भी आप मैथमेटिक्स में x y z a b c d जितने भी मानने वाला चीज आता है, तो वो हमारा होता है चर। बट जितने भी आपके नंबर होते हैं 1 2 3 4
-2 -4 0 या फिर फ्रैक्शन वाले 1/3 2/9, ये जितने भी नंबर आपके होते हैं वो आपका हो जाएगा अचर। आप लोग अभी चैप्टर 1 में नंबर के बारे में पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक वीडियो, उसमें आप लोग नंबर के बारे में पढ़ सकते हैं। तो जितने भी आपके नंबर्स आते हैं वो होगा हमेशा कांस्टेंट यानी अचर, और जितने भी इस नंबर के साथ x y z a b c d ऐसे करके जो भी लिखा रहेगा वो हमारा होगा चर यानी कि वेरिएबल। तो अब देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है, जब चर और अचर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो यहां पे हमारा बनता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक बनता है, जैसे मान लो हमारा एक अचर है, मान लो 5 और चर मान लेता हूं a, तो ये हमारा 5a हो गया, चर इंटू अचर बन गया ये, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है हमारा एक बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये 5a है, 5a को हम लोग ना तो चर बोलेंगे ना अचर बोलेंगे, क्योंकि 5a में चर भी है अचर भी है दोनों है, तो उसको हम लोग दोनों को मिलाकर बोलेंगे बीजीय व्यंजक। जैसे हमारा एक नंबर लिख लेता हूं y स्क्वायर, y स्क्वायर दिख रहा है। अब देखिए इसमें हमारा कोई जैसे y हमारा क्या है, चर है, चर तो दिख गया, बट इसमें अचर तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो क्या हम लोग इसको बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं क्या? मैंने बोला कि उस बीजीय व्यंजक उसको बोलेंगे जहां पर चर भी हो और अचर भी हो, बट यहाँ पे चर तो दिख रहा है बट अचर नहीं दिख रहा है, कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब बीजीय व्यंजक नहीं होगा क्या? होगा। कैसे होगा? किसी भी संख्या के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब हम लोग इसके आगे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसका मतलब किसी भी नंबर के आगे अगर कोई कांस्टेंट नहीं लगा है तो इसका मतलब हमेशा वहां पर एक 1 होगा जरूर। तो यहाँ पे हमारा y स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये ऐसे लिखा है 1y स्क्वायर, तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा 1 हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, अचर हो जाएगा, और y हमारा चर हो जाएगा, वेरिएबल। तो जब आपका चर और अचर दोनों मिल जाता है तो हमारा बीजीय व्यंजक हो जाता है। अब एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर लिखा है, मान लो लिखा है 8, क्या ये बीजीय व्यंजक होगा? क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा 8? अब मैंने बोला हूं कि इसमें चर और अचर दोनों मल्टीप्लाई में होने चाहिए, तो यहाँ पे हमारा अचर तो दिख रहा है 8, बट इसके साथ चर तो कोई दिख नहीं रहा, ABCD वगैरह कुछ तो इसके साथ लगा नहीं है, तो इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक होगा क्या? सोच के बताइए। ये भी आपका एक अचर, ये भी आपका एक बीजीय व्यंजक होगा। ये कैसे होगा? देखो जब 8 लिखा है तो हम लोग 8 के साथ x की पावर 0 लिख सकते हैं, x की पावर 0, y की पावर 0, a की पावर 0, कोई भी आप एक चर ले लो और उसकी पावर 0 हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मैं आपको बताया था x की पावर 0 बराबर 1 होता है, ये मैंने इसके पिछले चैप्टर नंबर 1 में आपको प्रूफ करके बताया था कि x की वैल्यू किसी भी नंबर के पावर अगर 0 रहेगा तो 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं लिख दूंगा 8 के साथ 8x की पावर 0, तो इसका मतलब 8 इंटू एक्स की पावर 0 बराबर 1 हो गया, तो यानी हमें लास्ट में 8 ही मिल गया, तो हम लोग 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स की पावर 0। तो जब आप ऐसे लिखोगे तो आपको चर भी साथ में दिख जाएगा और अचर भी साथ में दिख जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग इस 8 को इस रूप में बना सकते हैं, चर इंटू अचर के रूप में, तो ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक हो जाएगा, यानी 8 भी हमारा बीजीय व्यंजक होता है। तो आई होप आपको चर अचर और बीजीय व्यंजक समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें से पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इसको मिटाया जाए। तो हम लोग बीजीय व्यंजक में क्या लिख सकते हैं? बीजीय व्यंजक के एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर 3/4 y क्यूब 2/x 4 इंटू वाई के पावर 10 9 इंटू z के पावर -5 0
इंटू एक्स, 0 तो आप लिख ही सकते हो आराम से। इसके साथ और क्या आ सकता है, 2.9 x अपॉन वाई, एक्स वाई दोनों एक साथ भी आ सकता है। तो देखो इसमें आप लोग जितने भी चर और अचर को मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड भी लिख सकते हो आप लोग, चर अपॉन अचर भी कर सकते हो आराम से। कुल मिलाकर चर और अचर का आपस में मल्टीप्लाई करके भी आप लोग बना सकते हो, जैसे कि ये बनाया हुआ है। चर और अचर को आपस में आप लोग डिवाइड करके भी बना सकते हो, जैसे आपका चर ऊपर हो गया, अचर नीचे हो गया, तो ऐसे भी आप लोग इसको डिवाइड करके भी बना सकते हो। और जैसे हमारा अचर ऊपर हो गया और चर नीचे हो गया, तो ये भी हमारा बीजीय व्यंजक हो जाएगा। इसका मतलब या तो आप लोग मल्टीप्लाई करके बना सकते हो या फिर डिवाइड करके बना सकते हो बीजीय व्यंजक को। तो इसमें आपके ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। बट बहुपद क्या होता है, अब यहां पे आता है बहुपद। बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या होता है, अब देखो पॉलिनोमियल क्या होगा, ये होगा ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। उसे बहुपद कहते हैं। ये आप लोग इसका डेफिनेशन कर सकते हो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसको हम लोग बोलेंगे बहुपद। अब ये पूर्ण संख्या क्या होता है आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को बताया था पिछले चैप्टर में। पूर्ण संख्या मतलब इसमें 0 आएगा, 1 2 3 4 ऐसे पूरा इंफिनिटी तक चलता रहता है। तो 0 से लेकर आपको पूरा इंफिनिटी तक ऐसे चलता रहता है, ये होता है पूर्ण संख्या। तो हमेशा अगर चर की घात यानी वेरिएबल की पावर अगर पूर्ण संख्या है तो वो हमारा बहुपद कहलाएगा। तो हम लोग चेक करते हैं इस सब में से। देखो अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो हमारा उसको हम लोग बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं। बीजीय व्यंजक में ऐसा कोई भी रोक टोक नहीं है, बीजीय व्यंजक में चर की घात कुछ भी हो सकता है, पूर्ण संख्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर रहेगा तभी भी हम लोग बीजीय व्यंजक बोलेंगे, और अगर पूर्ण संख्या नहीं भी रहेगा तभी भी हम लोग उसको बीजीय व्यंजक बोलेंगे। बट जब हम लोग उसको बहुपद बनाना होगा तो बहुपद का कंडीशन बोला गया है, इसमें हमेशा चर की घात पूर्ण संख्या ही होना चाहिए, यानी हमेशा इसका वेरिएबल का पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब देखो जैसे हमारा पहला एग्जांपल इसमें क्या था, 2x स्क्वायर था। तो देखो इसमें चर की घात बोला है तो ये हमारा अचर है, इससे तो कोई मतलब है नहीं। चर हमारा x है, चर हमारा x है तो उसकी घात क्या है, 2 है, और चर की घात 2 है यानी 2 तो हमारा एक पूर्ण संख्या होता है। तो चर की घात एक पूर्ण संख्या है तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्या था, 3/4 y³। अब देखो 3/4 हमारा एक कांस्टेंट नंबर हो गया यानी अचर हो गया, तो इससे हमें कोई लेना देना तो है नहीं, हमें चर का घात देखना है, हमें चर की घात देखना है। तो चर का घात देखिए 3 है, तो 3 आपका क्या होता है, 3 आपका एक पूर्ण संख्या होता है। तो जब चर की घात एक पूर्ण संख्या हो जाएगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं बहुपद। तो चर की घात हमारे यहाँ 3 यानी पूर्ण संख्या है, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। तो यानी ये भी आपका बहुपद हो गया, ये भी आपका बहुपद हो गया। यानी इसको हम लोग बीजीय व्यंजक भी बोल सकते हैं, बहुपद भी बोल सकते हैं। बीजीय व्यंजक हम लोग सबको बोल सकते हैं, बट बहुपद हम लोग सबको नहीं बोल सकते, कुछ ही लोगों को बोलेंगे। जो इस रूल को फॉलो करेगा उसको हम लोग बहुपद भी बोलेंगे। तो ये हमारा बहुपद भी हो गया। अब देखो अगला एग्जाम्पल क्या है, 2/x। अब देखो दिखने में आपको लग रहा होगा कि x की पावर तो 1 है, तो ये हमारा पूर्ण संख्या होना, तो ये हमारा बहुपद हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, और चर हमारा x है तो x की घात तो 1 है, 1 हमारा पूर्ण संख्या होता है, तो ये हमारा बहुपद होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। आपको जब आपको बहुपद बनाना है, बहुपद चेक करना है, तो हमेशा आपको चर को डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, हमेशा आपको न्यूमरेटर में रखना है, ऊपर रखना है। हमेशा चर अंश में होना चाहिए। तो
तो ये तो नीचे है, तो ये ऊपर कैसे जाएगा? तो देखो यहाँ पे आपको एक रूल समझना पड़ेगा। जब भी कोई नंबर, जैसे मान लो 5/y है, तो ये अपॉन में रहेगा तो पावर 1 रहेगा, ठीक है। और अगर इसको ऊपर कर दोगे तो ये पावर माइनस में हो जाता है, तो इसको हम लोग 5y की पावर -1 भी लिख सकते हैं। इतना बराबर 5y की पावर -1 कर सकते हो तुम लोग। नीचे जो पावर पॉजिटिव रहेगा उसी को ऊपर ले जाते समय माइनस कर देते हैं। जैसे 1/x³ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर -3। नीचे 3 था और इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो उसको -3 करना पड़ेगा। अब जैसे एक नंबर है 1/y की पावर -5, पहले से माइनस है, तो अगर पहले से माइनस है तो इसको ऊपर करेंगे तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगा, तो इसकी पावर 5 हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अगर कोई भी हमारा चर जो होता है, वेरिएबल जो होता है, वो अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाते समय पावर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसकी पावर 3 था, पॉजिटिव नंबर था, और इसको जैसे ऊपर करोगे तो ये -3 हो जाएगा। और अगर पहले से माइनस में नंबर है तो ऊपर करोगे तो इसकी घात प्लस में हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 2/x की पावर 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × x की पावर -1 लिख सकते हैं। नीचे में x की पावर 1 था, बट ऊपर करोगे तो उसका साइन नेगेटिव हो जाता है, तो यानी इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। अब आपको चेक करना है चर की घात कितना है, तो चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, और पूर्ण संख्या हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होता है, 0 1 2 3 4, बट यहाँ पे आएगा -1, और -1 हमारा होता है इंटीजर नंबर, जो कि पूर्ण संख्या होता नहीं है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये एक बहुपद नहीं है। ठीक है, क्या बोला हूं मैं? सबसे पहले आपको जितने भी चर हैं उनको ऊपर कर लेना है, ऊपर यानी अंश में कर लेना है, और अंश में करने के बाद आपको इसका घात देखना है, पावर देखना है कि ये पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है कि नहीं है। तो अगर ये होल नंबर होगा तो इसको आप लोग बहुपद बोलोगे, और अगर होल नंबर नहीं होगा तो इसको आप लोग बहुपद नहीं बोलोगे। तो ठीक है, अगला एग्जांपल था 4y की पावर 10। अब देखो ये हमारा तो अचर नंबर है, इससे मतलब है नहीं, चर की घात हमें देखना है। तो चर हमारा y हो गया, और y की घात हमारा देखो 10 है। 10 हमारा एक पूर्ण संख्या होता है, 4 5 6 7 8 9 10 आता है कहीं, तो 10 हमारा पूर्ण संख्या है, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि ये बहुपद हो जाएगा। अब जैसे ये है 9z की पावर -5। अब देखो इसमें भी सबसे चर आपका न्यूमरेटर में है ही, डिनोमिनेटर में तो 1 है इसका। अब देखो ऊपर है, तो अब आपको डायरेक्ट इसका चर का घात देखना है। तो चर हमारा z है, और z की घात देखोगे तो -5 है, और माइनस वाला संख्या पूर्ण होता नहीं है, तो ये हमारा इसका पावर यानी पूर्ण संख्या है नहीं, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ये देखो अब इसमें है 2.9 × x/y। अब देखो इस y को हमें ऊपर लाना पड़ेगा। इसमें दो आपको वेरिएबल दिख रहा होगा, एक तो ये चर है हमारा x और एक चर है हमारा y। दोनों को ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा? 2.9x तो हमारा ऊपर है ही, y की पावर नीचे 1 है, नीचे पावर 1 है, तो ऊपर करोगे तो y की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको बताना है कि ये एक बहुपद है कि नहीं है। तो जैसे ये हमारा नंबर हो गया, तो इसमें एक तो हमारे चर की घात तो 1 है, पूर्ण संख्या है, एक चर की घात पूर्ण संख्या है, बट दूसरे वाले चर की घात -1 है, और माइनस वाली संख्या पूर्ण होती नहीं है, यानी एक हमारा कंडीशन फॉलो कर रहा है और एक फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर कोई भी एक भी अगर चर कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो आपको मानना है कि ये बहुपद नहीं होगा। अगर मान लो किसी में 10 चर है और उसमें से 9 पूर्ण संख्या है, 9 चरों की घात पूर्ण संख्या है, बट 10वें के चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो आपको बहुपद नहीं मानना है। सभी चर जितने भी आपके चर हैं सभी की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसकी घात पूर्ण संख्या है बट इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, इस वजह से बहुपद नहीं होगा। अब एक अगला संख्या ले लेते हैं x/2। x/2 है। अब आप लोग 2 को ऊपर मत ले जाना, क्योंकि ये हमारा चर तो है नहीं, चर को ऊपर ले जाना रहता है। यहाँ पे हमारा चर नीचे था इसलिए ऊपर लेके गए।
बट यहाँ पे चर हमारा ऊपर ही है, अचर नीचे है, और अचर से हमें कोई लेना देना रहता नहीं है। चर की घात देखना है हमें, चर की घात 1 है और 1 पूर्ण संख्या होता है, तो इसलिए हमारा x/2 बहुपद हो जाएगा। अब 8/y है, एग्जाम्पल में ऐसा ले लेता हूं, मैं 8 के y के पावर -1 ले लेता हूं, इसको छोड़िए। अब देखिए ये संख्या है। अब अगर कोई लड़का नॉर्मली देखेगा इसको जल्दी से, तो देखेगा कि चर की घात -1 है, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है, वो बहुपद नहीं होना चाहिए। अचानक से बच्चा देखेगा चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, और चर की घात तो निगेटिव है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए नहीं होना चाहिए बहुपद। बट इसको मैंने आप लोग को बोला था कि अगर कोई भी नंबर हर में है, यानी डिनोमिनेटर में नीचे है, तो उसको हमेशा ऊपर लेके तब जाके चेक कर लो। तो देखो 8 है, अब देखो y की पावर अगर नेगेटिव रहता है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव बन जाता है, तो y की पावर अगर माइनस में y1 है तो y की पावर ऊपर ले जाओगे तो प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखो, अब जो हमारा चर y है उसका घात देखो एक पूर्ण संख्या है, तो चर की घात अगर पूर्ण संख्या है तो ये हमारा बहुपद बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को पहचानना था कि कौन कौन सा बहुपद होता है, कौन बहुपद नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे चर, अचर और बीजीय व्यंजक कितना काम आ रहा है। चर अचर हमारा काम आया इसको पहचानने में, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और बीजीय व्यंजक हमारा काम आया इसके डेफिनेशन बनाने में, क्योंकि ये सब क्या है, ये सभी हमारे बीजीय व्यंजक भी हैं। बट बीजीय व्यंजक के साथ साथ जिनकी घात पूर्ण संख्या होते हुए उसको हम लोग एक अलग सा भी नाम देते हैं कि ये एक बहुपद भी होगा। जैसे हमारा 4y की पावर 10 है, तो इसको हम लोग बीजीय व्यंजक भी बोलेंगे, बहुपद भी बोलेंगे। बट जैसे हमारा ये नंबर था, तो इसको हम लोग बीजीय व्यंजक तो बोलेंगे, बट बहुपद नहीं बोल पाएंगे। बहुपद में आपको पूर्ण संख्या होना चाहिए इसका घात। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है बहुपद के प्रकार, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए इसको देख लेते हैं जल्दी से, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के प्रकार पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो बहुपद के कितने प्रकार होते हैं ये सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बहुपद को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला बेस्ड ऑन पावर, दूसरा बेस्ड ऑन टर्म्स, यानी बहुपद के घात के आधार पर और बहुपद के पदों के आधार पर उस पॉलिनोमियल को बांटा गया है। तो सबसे पहले ये देखिए कि बहुपद की घात क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं यहां बता देता हूं आपको, बहुपद की घात क्या होगा। बहुपद की घात यानी पावर ऑफ पॉलिनोमियल, और दूसरा बहुपद का पद यानी टर्म। अब देखिए बहुपद की घात क्या होता है। जब कोई भी बहुपद लिखा रहे, जैसे यहाँ पर लिखा है 2x² प्लस 3x³, ऐसे मैंने एक बहुपद लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इस बहुपद में चर की घात कितना है, चर की घात 2 है, और इसमें चर की घात कितना है, 3 है। तो जो मैक्सिमम वाला घात रहता है उसको बोलते हैं बहुपद की घात। यहाँ चर की घात 2 है, यहाँ चर की घात 3 है, तो मैक्सिमम 3 है, 2 और 3 में 3 ज्यादा है, तो यानी बोलेंगे इस बहुपद की घात 3 होगा। चर का जो मैक्सिमम घात रहेगा वही आपका होता है बहुपद की घात। अब जैसा कि नंबर लेते हैं 9 हो गया x² प्लस 2x की पावर 1 और y की पावर क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, यानी 2 और 1 मिलाकर 3 हो जाएगा। इस पूरे टर्म का घात 3 हो जाएगा। यहाँ x की घात 1 है, y की घात 0 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका पूरा घात 1 हो जाएगा। जितने भी चर होते हैं सभी के घातों को जोड़ने पर इस पूरे टर्म का घात आता है। इस पूरे टर्म का घात 3 है, इस पूरे पद का घात 1 + 0 = 1 हो जाएगा। इन दोनों में से सबसे ज्यादा घात किसका है, 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो ज्यादा घात 3 है, तो यानी बहुपद की घात यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। अब देखिए घात तो देख लीजिए, मैक्सिमम घात रहेगा उसी को बोलेंगे बहुपद की घात। यहाँ पे 2 + 1 3 था और यहाँ पे 1 + 0 1 था, तो 3 को हमने बोल दिया कि बहुपद की घात ये 3 हो जाएगा। अब बहुपद का पद क्या होगा, इसमें देखिए इसमें आपको कितने पद दिख रहे हैं। जब आपका
अचर और चर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो वहां से पद बनना स्टार्ट होता है। तो जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जैसे ही आगे प्लस या फिर माइनस लगेगा तो हमारा पद अलग हो जाता है। यहाँ प्लस लगा दिए तो यहाँ से दूसरा पद शुरू हो जाएगा, तो ये हमारा एक पद रहेगा और प्लस लगाने के बाद ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा। तो इसमें हमारा दो दो ठो पद है, इसकी घात 3 है लेकिन इसमें पद 2 ठो है, इसमें भी पद 2 ठो है। अभी जैसे मान लो 5 लिख दिया, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x की पावर 0। तो इसका घात तो 0 है, इस बहुपद की घात 0 है क्योंकि बहुपद में जो चर है उसकी घात 0 है, यानी बहुपद का घात 0 है। लेकिन इसमें पद कितना है, पद एक ही ठो है, बस 5x, यही एक 5x की पावर 0, यही हमारा एक ठो पद हो जाएगा। तो इसमें एक पद बच जाएगा, एक हमारे जैसे 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4y क्यूब प्लस 9z y स्क्वायर। अब देखो इसमें कितने पद हैं, एक पद ये है, फिर प्लस लगा दिए तो दूसरा पद ये हो जाएगा, फिर यहाँ से तीसरा पद ये हो जाएगा, फिर ये चौथा पद हो जाएगा। प्लस या फिर माइनस रहेगा तो हमारा ये पद अलग अलग हो जाता है। तो ये एक पद हुआ, 2 पद हुआ, ये 3 पद हुआ, ये 4 पद हुआ। तो इसमें हो जाएगा इसका टोटल पद हमारा 4 है। अब इसकी घात कितनी है, बहुपद का घात कितना है इसका, देखो इसमें 2x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इस पद का घात 0 है, इस पद का घात कितना है 2 है, इसमें कितना है 3 है, और इसमें कितना है z की पावर 1 और y की पावर 2, दो दो ठो है 4, तो यहाँ 1 और इसकी पावर 2 यानी टोटल मिला के 3 है। तो इसमें 3 है घात, इसमें भी 3 है, इसमें भी 2, इसमें 2 है और इसमें 0 है। तो मैक्सिमम क्या आया, मैक्सिमम 3 आया, जो कि यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो आपको ले लेना है मैक्सिमम 3 और इस पूरे बहुपद की घात हो जाएगा 3। तो इस तरीके से बहुपद की घात होता है और बहुपद की पद। तो इसी बहुपद के घात और बहुपद के टर्म के बेसिस पर बहुपदों को 2 भागों में बांटा गया है। तो बहुपद की घात जो बेस्ड ऑन पावर है, इसमें हमारा सबसे पहला आता है, सबसे पहले हमारा आएगा अचर बहुपद। अचर बहुपद को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस बहुपद की घात, जिस बहुपद का घात आपका 0 होता है उसको बोलते हैं अचर बहुपद। घात 0 कैसे होगा, जैसे कोई नंबर लिख देंगे 5, तो 5 के आगे आप क्या लिख सकते हो, 5x की पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि x की पावर तो x की पावर 0 1 ही होता है, तो 5 into 1 5 ही होगा, तो हम लोग 5 कर सकते हैं 5x की पावर 0। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो चर है उसका घात 0 है, तो चर की घात 0 यानी पूरे बहुपद की घात 0 हो जाएगा, तो बहुपद की घात 0, तो इसको बोलोगे अचर बहुपद। जैसे एक नंबर है हमारा 2/9, इसमें भी हम लोग कोई एक तो चर बना के पावर 0 कर सकते हैं, क्योंकि चर की पावर 0 अगर रहेगा तो 1 होता है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसकी भी घात कितनी है 0 है, तो ये भी हमारा अचर बहुपद हो जाएगा। जितने भी आपके नंबर दिखते हैं 1 2 3 4 जो भी होता है आपका नंबर, सब आपके अचर बहुपद होंगे। साथ साथ में पाई भी आपका अचर नंबर हो जाएगा, ये भी एक नंबर ही है, इसको हम लिख सकते हैं पाई इंटू x की पावर 0, तो ये चर की घात 0 हो जाएगा। और ये हमारा चर नहीं है, ये हमारा अचर है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ पे आपको जितने भी नंबर है 1 2 3 4 आप सब लिख सकते हो, बट यहाँ पे आप 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0 हमारा अचर बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो इन सभी को आप पावर, जैसे 5 है, 5 को आप x की पावर 0 लिख सकते हो, ठीक है, बट 5 को आप 5x की पावर 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 और 5x दोनों अलग चीज हो जाएगा। बट 5x की पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, तो 5 into 1 रहेगा, तो ये 5 ही होता है। तो हम जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4, इसमें चर लिख के x की पावर 0 लगा सकते हैं, बट x की पावर 1 2 3 4 नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हमारा जो 0 है उसको हम लोग 0x की पावर 1 भी लिख सकते हो, या फिर इसको 0x की पावर 2 भी लिख सकते हो, 0x की पावर 3 भी लिख सकते हो। ये सब आपका 0 के बराबर ही होगा, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी करोगे 0 ही होता है। तो 0 को हम लोग x की पावर कुछ भी करके लिख सकते हैं, तो इसमें हमारा x की कोई फिक्स, x की पावर कोई फिक्स आता नहीं है, इसलिए हमारे ये अचर बहुपद नहीं होता। अचर बहुपद के लिए हमेशा चर की पावर 0 होना चाहिए, तो इसमें चर की पावर 0 होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग अचर बहुपद नहीं बोलते, इसको एक अलग नाम दिया जाता है, इसका नाम होता है शून्य बहुपद।
शून्य बहुपद, इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इसका अलग से नाम ही दे दिया जाता है जीरो पॉलिनोमियल, यानी शून्य बहुपद। ये हमारा हो गया। अब हमारा दूसरा आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल की स्पेलिंग देख लेना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसकी घात होती है हमेशा 1। अचर बहुपद की घात 0, शून्य बहुपद का घात कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी ले लो, और रैखिक बहुपद का घात हमेशा 1 होगा। जैसे हमारा कोई नंबर लिख दिए हैं 5x लिख दिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा 5x है तो x की पावर 1 होता है। तो जब चर की घात 1 है तो यानी बहुपद की घात 1 है, बहुपद की घात 1 है यानी ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। इसे एक नंबर लेते हैं 3 + 9x। तो अब देखो यहाँ पे x की पावर 0 है और यहाँ पे x की पावर 1 है। इस पद का घात है 1, इस पद का घात है 0 और इस पद का घात है 1। इन दोनों में से बड़ा घात कौन सा है, 1 है, तो इस बहुपद की घात क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा कि 1 कहलाएगा, बड़ा वाला कहलाता है। तो इस पूरे बहुपद की घात 1 हो जाएगा और बहुपद की घात 1 है यानी ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 5x + 0y³ + 9। अब देखो यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ y की घात 3 है और यहाँ पे x की घात 0 है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है। तो अब आपको लग रहा होगा कि बहुपद की घात 3 है बड़ा वाला नंबर, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 है तो 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा टर्म ही कैंसिल हो जाएगा। 0 इंटू कुछ भी रहेगा तो ये 0 ही हो जाएगा, तो इसको आपको हटा देना है। अब आपको लिखना है यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 0 है, तो इन दोनों से बड़ा कौन सा है, 1 वाला, तो यहाँ हमारा बहुपद का घात 1 हो जाएगा। तो ये हमारा एक्चुअली में रैखिक बहुपद ही है। इसको आप लोग घात 3 मत देखना, ये 0 से मल्टीप्लाई किया गया है तो इसको हम लोग मिटा सकते हैं। 0 से जब मल्टीप्लाई है तो ये हमारा मिट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा बाकी 5x + 9। तो इसमें से आपका इसकी घात 1 ही हो जाएगा। तो जिस बहुपद की घात 1 रहेगा वो हमारा हो जाएगा रैखिक बहुपद। अब देखो हमारा अगला आता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद यानी इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक हमारा आता है इसके बाद त्रिघाती बहुपद। और त्रिघाती बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। द्विघाती बहुपद का क्या हो जाएगा, इसकी घात हमेशा 2 रहेगा और त्रिघाती का घात हमेशा 3 रहेगा। इसका एग्जांपल को लेख सकते हो, 5x² ले सकते हो, 9x + 2y² ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बड़ा वाला। तो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। 6y + 7z + 9x², इसमें पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो भी हमारा द्विघाती बहुपद हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल इसका बता दूं, 5xy, ये भी द्विघाती बहुपद ही है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो दोनों जितने भी चर हैं सबके पावर जुड़ता है, तो यहाँ पे 1 + 1 = 2 हो जाएगा। तो इस पूरे टर्म का घात 2 होगा। दिखने में दोनों एक लग रहे हैं, तो जब जुड़ जाएंगे तो दोनों का घात 2 हो जाएगा। तो ये हमारा द्विघाती बहुपद हो जाएगा। त्रिघाती बहुपद में इसी में पावर 3 ले लेना है जितने भी नंबर होते हैं, तो जिस भी बहुपद की घात 3 अगर रहेगा तो वो हमारा हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि जिस बहुपद की घात 0 रहेगा उसको बोलेंगे अचर बहुपद, जिसकी घात 1 रहेगा उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, जिसकी घात 2 रहेगा उसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद, और जिस बहुपद की घात 3 रहेगा उसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद।
और एक होता है शून्य बहुपद जिसका घात कोई फिक्स नहीं रहता, कुछ भी रख सकते हो आप लोग। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमारा होता है बेस्ड ऑन टर्म्स, यानी पदों के आधार पर। ये था घात के आधार पर, यह है पदों के आधार पर। अब पदों के आधार पर क्या होगा, सबसे पहले हमारा आएगा एक पदीय बहुपद जिसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक ही पद रहता है, जिसमें केवल एक ही टर्म होता है। जैसे एग्जांपल में इसका हम लोग लिख सकते हैं, पहले इसमें जैसे टर्म इसका होता है हमेशा 1, इसमें एक ही पद रहता है। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं 2y³। अब देखो इसकी घात तो 3 है, लेकिन हमें घात से यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ पे टर्म कितना है, एक ही टर्म है, तो ये हो जाएगा एक पदीय बहुपद। एक एग्जांपल ले लेते हैं 2y² + 3। अब देखो दो पद बन गया, एक पद, तो ये हमारा एक पद ही नहीं रहेगा। यहाँ 0 अगर कर दोगे तो देखो ये एक पद ही हो जाएगा, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई मतलब होता नहीं, तो ये भी हमारा एक पद ही है। अब एक है हमारा 5y² + 6y²। अब ये दिखने में दो पद लग रहा होगा, बट हमारा देखिए यहाँ पे भी y² है, यहाँ पे भी y² है, तो दोनों सेम है वेरिएबल, तो ये दोनों आपस में जोड़ कर बन जाएगा 11y²। तो हमें सिंप्लीफाई करके चेक करना पड़ता है कि ये एक पद वाला है कि दो पद वाला है। तो ये दिखने में दो लग रहा है, लेकिन आपस में जोड़कर एक ही बन जाएगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा एक पदीय बहुपद का उदाहरण। अब चलिए सेकंड वाला क्या होता है, द्विपदीय बहुपद। इसी तरीके से चलता जाता है आगे। द्विपदीय बहुपद को कहते हैं बाइनोमियल। और ऐसे एक आएगा आपका त्रिपदीय बहुपद। इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो इसमें हमारा क्या होता है, दो टर्म होता है, और इसमें हमारे कितने टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं। इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो, जैसे 2 + y²। अब इसमें दो टर्म दिख रहा होगा, यहाँ पे y की पावर 0 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, दो टर्म है अलग अलग, तो ये हमारा द्विपदी है। यहाँ पे हो जाएगा 6 + 6a, ये भी हमारा दो पद है। एक हमारा हो गया 5y³ + 3z², ये भी दो पद है। तो जिसमें दो टर्म रहेगा, इसमें एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो टर्म। तो जब दो टर्म होते हैं तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, यानी द्विपदीय। जब एक टर्म होगा तो उसको बोलेंगे मोनोमियल, यानी एक पदीय। और जिसमें 3 टर्म रहेगा वो होगा ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे लिख सकते हो x + y + z, 3 टर्म है, तो त्रिपदीय बहुपद बन गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं 4y² + 4z² + 4x²। 3 नंबर है, तो तीनों अलग अलग है, तो ये भी आपका हो जाएगा ट्राइनोमियल। अच्छा एक एग्जांपल बताइए, 5a² + 2a² + 4a², ये कौन सा बहुपद बनेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए दिखने में 3 दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये भी a² है, ये भी a² है, ये भी a² है, तीनों सेम है, तो आपस में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 2 7 7 4 11, 11a² बन जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा मोनोमियल, ये हमारा ट्राइनोमियल नहीं रहेगा, मोनोमियल बन जाएगा। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे कि बेस्ड ऑन पावर और बेस्ड ऑन टर्म में पॉलिनोमियल के कितने काइंड्स होते हैं। तो काइंड्स हो गया। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं इसके बारे में अब हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए जब कोई बहुपद लिखा जाता है, जैसे मैंने लिखा 5x + 1, ऐसे लिख दिया मान लो। अब देखो शून्यक क्या होता है, शून्यक वो होता है, शून्यक का मतलब होता है चर का ऐसा मान, यानी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए
जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए। यानी आपको चर का एक ऐसा मान रखना है जिसको x की जगह पे रखने पर ये पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाए। तो x का कोई ऐसा वैल्यू अगर है जिसको रखने पर ये पूरा 0 हो रहा है तो वो हमारा वैल्यू कहलाएगा बहुपद का शून्यक यानी 0। अब देखो कैसे होगा, x की जगह पे हम लोग ऐसा क्या रखें कि शून्यक हो ये पूरा शून्य हो जाए। तो अगर मैं x की वैल्यू रख दूं -1/5, तो चलो एक बार रख के चेक करते हैं। 5 इंटू एक्स की जगह रख दिया -1/5 और यहाँ पे आ गया है +1। अब देखो 5 से 5 कट गया, ये बच गया -1 और ये हो गया +1 यानी होगा 0। यानी अगर हम लोग x की जगह पे -1/5 रख रहे हैं तो ये हमारा पूरा बहुपद शून्य हो जा रहा है। तो ये हमारा जो -1/5 है ये हमारा इस बहुपद का शून्यक बन जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, x + 2 ये हमारा जो बहुपद है। अब देखो यहाँ पे x के जगह पे हम लोग क्या रख दें कि हमारा शून्यक हो जाए, मतलब ये हमारा बहुपद शून्य हो जाए। तो अगर हम लोग x के जगह पे -2 रखेंगे तो ये हमारा बहुपद जो है वो शून्य हो जाएगा। ये -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चर के जिस मान पर ये पूरा बहुपद शून्य हो जाता है तो वही हमारा जो मान होता है ये बहुपद का शून्य कहलाता है। तो आगे आप लोग समझ गए होंगे। अब शून्यक निकालते कैसे हैं, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं 3x² प्लस 3x² -12 यह हमारा एक बहुपद है। अब इसको हमें x की वैल्यू ऐसा निकालना है जिस पर ये पूरा 0 हो जाए। तो आपको शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले बराबर 0 कर देना रहता है। अब जैसे बराबर 0 करोगे x की वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 3x², ये -12 उस साइड भेजोगे +12 हो जाएगा। अब देखो x² बराबर 12/3, x² बराबर 3 चौक 12 होता है, 4 हो गया, 3 से 3 चौक 12 हो गया। अब x की वैल्यू क्या आ गया, +-2 हो गया। तो यानी आप x की जगह पे या तो +2 रख दो या फिर -2 रख दोगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे जब x² बराबर 4 होता है तो इसका मतलब +-2 लिखा जाता है, केवल +2 नहीं लिखा जाता। अब देखो मैं x की जगह पे +2 रखता हूँ, x की वैल्यू या तो +2 आया है या तो -2 आया है, +-2। अब देखो 3 इंटू +2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, ये हमारा पूरा था 2 का स्क्वायर 4, 3 4 12 -12 ये 0 हो गया। अब अगर x के जगह हम -2 रखेंगे तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर -12, तो ये भी हमारा -2 का स्क्वायर +4 ही हो जाएगा। और फिर हमारा -12 ये 12 -12 0 हो जाएगा। यानी अगर हम लोग x के जगह +2 या फिर -2 रख देंगे तो हमारा पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो चर के जिस मान पर ये हमारा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है वो हमारा चर का जो वैल्यू होता है वो बहुपद का शून्य कहलाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बस इतना सही कॉन्सेप्ट था। तो इसको निकालने का तरीका ही बता दिया, बराबर 0 कर लो, उसके बाद खुद ही आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपको x का ऐसा वैल्यू निकालना है तो पहले बराबर 0 कर लो, फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद ये 5x है, +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। फिर x बराबर -1, ये 5 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ नीचे आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो x का जो हमारा शून्यक है वो निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे भी आप बराबर 0 कर लोगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बहुपद का शून्यक निकाल सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, जैसे हमारा यहाँ पे इस बहुपद की घात कितना था, बहुपद की घात देखो यहाँ चर की घात 1 है, यहाँ पे चर की घात 0 है, तो यानी मैक्सिमम वाला लेते हैं तो 1 है यानी बहुपद का घात 1 हो जाएगा। तो जब बहुपद की घात 1 होता है तो उसका केवल एक ही शून्यक आता है, लेकिन जब बहुपद की घात 2 हो जाता है, देखिए स्क्वायर लगा है तो बहुपद की घात 2 है, तो बहुपद की घात जब 2 रहेगा तो 2 आंसर आएगा। अब जैसे बहुपद की घात अगर कोई 3 ले लेंगे तो इसका 3 ठो वैल्यू आ सकता है। तो जैसे हमारा एक ठो मैं ले लेता हूं एग्जांपल, x³ - 2x² + 2x ले लेते हैं। अब देखो इसमें x का ऐसा वैल्यू निकालना है जिसके लिए पूरा वैल्यू 0 हो जाए।
मैं बोला बराबर 0 कर लो सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको सभी में x कॉमन दिख रहा है, x बाहर ले लो। अब यहाँ क्या दिख रहा है, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको आप लोग खोलना आता है, इसको आप लोग जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को खोलोगे तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, ये देखिए x स्क्वायर है, ये माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब ये बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2। अब देखो इसको आप लोग इस तरीके से लिख लिए, यानी बराबर 0 किया, तो अब हो सकता है या तो x बराबर 0 हो जाएगा या फिर x माइनस, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ ऊपर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो x बराबर 0 है, या तो x माइनस 1 बराबर 0 है, या तो x माइनस 2 बराबर 0 है। यानी x की वैल्यू या तो 0 आया है, या तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आया है, और या तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आया है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो तभी भी 0 आ जाएगा, x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तभी भी ये 0 आ जाएगा, और x की जगह अगर आप 2 रखोगे तभी भी ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसके पूरे बहुपद की घात 3 है तो 3 ठो आपका शून्य निकल कर आएगा, अगर 2 घात है तो 2 ठो शून्य निकल कर आएगा, और अगर 1 घात है तो 1 ही शून्य निकल कर आएगा। तो ये हमारा एक ठो ट्रिक था। अब देखो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि अगर पावर 3 है तो 3 ही ठो आएगा, यह है कि मैक्सिमम 3 आ सकता है, 3 से ज्यादा शून्य नहीं होगा, लेकिन 3 से कम हो सकता है। जैसे मैं अगर x क्यूब माइनस 1 लिखा हूं, अब देखो इसमें शून्य कैसे निकालोगे, बराबर 0 करोगे, x क्यूब बराबर माइनस 1 इधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर हमेशा आपका 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आपका एक ही शून्य का आ रहा है, पावर 3 होने के बाद भी एक ही आ रहा है। इसका मतलब अगर पावर 3 है तो इसका मतलब यह है कि 3 ठो शून्य का आपका आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। अगर x की पावर 2 है तो इसका मतलब 2 ठो शून्य का आ सकता है मैक्सिमम, और अगर x की पावर 1 है तो इसका मतलब 1 ही रहेगा आपका। अगर आपका x की पावर 1 है तो इसका मतलब 1 एक ही शून्य का आपका आएगा। तो आई होप आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। अब चलते हैं चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पे, फिर उसके बाद लास्ट में हमें कुछ फॉर्मूले याद करने हैं, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हम पढ़ने वाले हैं शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय, यानी कि शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय मतलब फैक्टर थ्योरम। ये क्या होता है, देखो शेषफल प्रमेय बोलता है कि जब हमारे पास कोई भी एक बहुपद रहता है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है, तो जब कोई भी बहुपद रहता है तो हम लोग x के जगह पर अगर कोई भी मान रखेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आता है वही आपका शेषफल हुई होगा। देखो सबसे पहले तो हम लोग बहुपद को px से डिनोट करते हैं। px क्या होगा, p मतलब पॉलिनोमियल, x मतलब x, इस पूरे बहुपद में चर हमारा x है। जब पूरे बहुपद में केवल एक ही चर रहता है तो उसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि पूरे बहुपद में अगर x ही चर है तो p इंटू p ब्रैकेट में x कर दिए हैं। ये डिनोट करने का तरीका होता है, पॉलिनोमियल ऑफ x। अब देखो इसमें बोला गया है कि अगर जैसे हम लोग, जैसे मान लो x की वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है, तो बोल रहा है x की वैल्यू 1 रखने पर जो आपका आंसर आएगा वही आपका शेषफल भी होगा। शेषफल कैसे बोल रहा है, तो देखिए शेषफल प्रमेय क्या बोल रहा है, शेषफल प्रमेय बोल रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 रखे हो, ठीक है, तो अगर आप जैसे x बराबर 1 है तो ये हमारा x का मान है, बट x माइनस 1 करोगे तो ये हमारा बन जाता है भाजक, यानी जिससे भाग दिया जाता है। तो इसको इस साइड भेज के आप इसको भाजक बना सकते हो, यानी अगर x की वैल्यू 1 रख रहे हो तो 1 को उधर ले जाओ, x माइनस 1 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर वही आएगा। देखो x माइनस 1 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो क्या होगा, यहाँ x बार जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, कट गया, ये 4x प्लस एक्स हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2। अब माइनस 3 से ले गए, अब माइनस 3 से ले जाओगे तो हो जाएगा माइनस 3x और प्लस 3, ठीक है, माइनस 3x और प्लस 3। अब देखो ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये कट गया, ये बच गया माइनस 1। अब देखो x माइनस 1 से अगर हम लोग इसको डिवाइड किए तो हमारा रिमाइंडर आया माइनस 1। अब ये बोल रहा है x माइनस 1 से मैंने डिवाइड किया था तो बराबर 0 लगा लो, x बराबर 1 होगा,
तो अगर हम लोग x बराबर 1 रखोगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा डायरेक्टली। तो हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x था प्लस 2 था, ये माइनस था यहाँ पे। अब अगर हम लोग x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 1, 4 इंटू 1 4 और प्लस 2, 2 1 हो गया 3 माइनस 4 बराबर माइनस 1, ये आ गया। तो देखो अगर हम लोग x बराबर 1 लिए तो x माइनस 1 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आया है वो x बराबर 1 रखने पर हमारा रिमाइंडर डायरेक्ट आ गया है। तो देखो जैसे अगर मान लो हमें इसी जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 था, इसको अगर हम लोग x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे, अगर हम लोग x माइनस 5 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर जो आएगा वो हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं क्या रिमाइंडर आएगा। कैसे बताओगे, x माइनस 5 से डिवाइड कर रहे हो बराबर 0 रखो तो x बराबर 5 आएगा, यानी x बराबर 5 रख दो इसमें, बस आपका रिमाइंडर आ जाएगा। x बराबर 5 रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 5 रखो प्लस 2 है, 5 का स्क्वायर 25 और 4 5 से 20 प्लस 2, ये हो गया 5, ये हो गया प्लस 2, यानी यहाँ पर 7 आना चाहिए रिमाइंडर। अब बोलिए तो इसको डिवाइड करके मैं बता देता हूँ। देखो x माइनस 5 है, x है यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर बनाने के लिए x में x से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस 5x। आई होप आप लोग इसको जानते होंगे, क्लास 8 में ये पढ़ाया जाता है कैसे डिवाइड किया जाता है। ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, कट गया, प्लस 5x माइनस 4x बन जाएगा x प्लस 2। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो डायरेक्ट आप प्लस 1 बार ले जाओ तो 1 इंटू x हो जाएगा और 1 इंटू माइनस 5 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, साइन चेंज हो जाता है, ये कट गया, ये 5 प्लस 2 7 हो गया। यानी देखिए x माइनस 5 से जो हमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचा है वो हम लोग x बराबर 5 रखने पर भी आप लोग डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल लिए। तो यही बोलता है शेषफल प्रमेय कि आप अगर जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो अगर उससे आप x की वैल्यू निकाल लो और वो x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो जो आपका आंसर आएगा और जो आपका रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा। जैसे हमें अगर इससे डिवाइड करना था तो हम लोग क्या करें, इतना बराबर 0 रख दिए, x की वैल्यू 5 आ गया, तो हम लोग इससे डिवाइड करने से अच्छा x के जगह x बराबर 5 इसी वाले में रख दिए, तो x बराबर 5 रख दिए तो हमारा 7 आ गया, तो डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 7 ही आया था। तो यही बोलता है रिमाइंडर थ्योरम कि जिस नंबर से आप डिवाइड करके जो आपका रिमाइंडर आएगा वो डायरेक्टली इसका x की वैल्यू रख देने पर भी आपका रिमाइंडर डायरेक्टली आ सकता है यहाँ से। अब गुणनखंड प्रमेय क्या बोलता है, जैसे हम लोग को एक बहुपद लेते हैं पॉलिनोमियल ऑफ y यानी y वेरिएबल का, तो एक हो गया y स्क्वायर प्लस y माइनस 6, ये हमारा एक बहुपद है। अब बोल रहा है गुणनखंड प्रमेय क्या बोलता है, अगर बोल रहे हैं कि आप इसका गुणनखंड यानी फैक्टर डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे इसको करते हैं, ये y स्क्वायर, अब इसको माइनस 6 बनाना है, यहाँ प्लस 1 भी आना चाहिए, तो अगर आप लोग 3 और माइनस 2 लोगे तो 3 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस 6 हो जाएगा और जोड़ने पर ये प्लस 1 आ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6, ऐसे आप लिख सकते हो। और इसको यहाँ से y कॉमन ले लोगे तो बचेगा y प्लस 3 बचेगा, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा y और यहाँ पे फिर से प्लस 3 बचेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस 6 आता है। अब इन दोनों में से y प्लस 3 कॉमन ले लोगे और y माइनस 2 भी आ गया कॉमन। तो देखिए अब ये यहाँ से तो डायरेक्ट, ये तो हम लोग लॉन्ग मेथड से करे हैं। अब गुणनखंड प्रमेय क्या बोलता है, बोलता है कि आप डायरेक्ट इसका शून्यक निकाल लो। शून्य कैसे निकालोगे, जैसे हमारे ये आ गया गुणनखंड, अब बोल रहे हैं कि अगर आपको इसका शून्यक पता है तो आप डायरेक्ट इसका गुणनखंड निकाल सकते हो। जैसे हम लोग अगर ट्राई करें इसको, जैसे हम लोग y बराबर अगर 2 रखेंगे यहाँ पे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। यानी हमें पता चल गया कि y की वैल्यू 2 रखने पर ये पूरा का पूरा 0 हो रहा है। तो जब हमें इसका शून्यक पता चल जाएगा
तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसको इस साइड भेज दो। तो y बराबर अगर 2 हमें पता है तो y माइनस 2, इस 2 को इधर भेजो, y माइनस 2 आपका एक गुणनखंड बन जाएगा, ये डायरेक्ट बोलता है। तो आप लोग कोई भी संख्या को रख के ट्राई करो, y बराबर 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के ट्राई करोगे, और अगर 0 आ गया इसका वैल्यू तो आप लोग समझ जाओगे शून्यक है, और जैसे शून्यक पता चल गया तो आप इसको, इस वैल्यू को उस साइड ही ले जाकर आप बोल सकते हो कि ये आपका गुणनखंड, ये आपका गुणनखंड बनने वाला है। तो जैसे इसमें y प्लस 3 गुणनखंड था और y माइनस 2 था, तो y माइनस 2 यहाँ से निकल गया। माइनस 3 रखोगे तभी भी ये हो जाएगा, कट जाएगा। देखो माइनस 3 रखेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 6, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 माइनस 6 9 माइनस 9, ये भी 0 आ गया। यानी हमें पता चल गया कि y बराबर अगर हम लोग माइनस 3 रखेंगे तो 0 आ रहा है। तो जब अगर हमें ये इसका शून्यक पता चल गया तो हम लोग उसका गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। ये माइनस 3 है, उसको उस साइड भेज दो, प्लस 3 बन जाएगा, तो प्लस 3 हमारा इसका गुणनखंड निकल जाएगा। तो ये देखिए इसका गुणनखंड y प्लस 3 था और y माइनस 2 भी था। तो इस तरीके से अगर बोल रहे हैं कि अगर आपको पहले से पता है गुणनखंड, इसका शून्यक अगर पहले से पता है तो आप लोग आसानी से गुणनखंड निकाल सकते हो। जैसे किसी भी पॉलिनोमियल का शून्यक अगर पता है x बराबर 6 है, शून्यक मुझे पता चल गया, तो गुणनखंड कैसे निकलेगा, गुणनखंड बस इसको उस साइड भेज दो, x माइनस 6, ये आपका एक गुणनखंड बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय को समझ गए होंगे, और अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट में। तो अब चलिए चलते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि हमें कुछ फॉर्मूले को याद करना है बस, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो देखिए सबसे पहले हमारा आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसकी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आप लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में पढ़े होंगे। तो a के जगह पे x लिख दिया गया है, b के जगह पे y लिख दिया गया है। तो अच्छा, इसका आप लोग प्रूफ जानते हो क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक कैसे आता है। होल स्क्वायर का मतलब है दो बार इसी को लिख देना आपस में, x प्लस वाई 2 बार लिख दिए यानी होल स्क्वायर बन गया है। जैसे 4 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 4 इंटू 4, तो इसका स्क्वायर मतलब ये भी 2 बार लिख दिया आपस में मल्टीप्लाई करके। अब देखो x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करोगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब यहां से वाई एक्स यानी इसको एक्स वाई ही लिख सकता हूं मैं, और y का स्क्वायर, तो यहां से बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सब क्लास 8 में आप लोग शायद पढ़े हो गए। अब देखो दूसरा आइडेंटिटी है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये भी होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से आप लोग यहां कर सकते हो, जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ये होगा x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। अब x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे माइनस एक्स वाई, एक्स का मल्टीप्लाई वाई का मल्टीप्लाई इसमें करोगे माइनस एक्स वाई, और माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा होगा आपको। तीसरा आइडेंटिटी क्या है, तीसरा है x प्लस वाई, तीसरा आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बराबर होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और इसको भी आप लोग देख सकते हो, जब हम x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई करेंगे क्या होगा, x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई y में करोगे माइनस एक्स वाई, y का मल्टीप्लाई इसमें करोगे प्लस एक्स वाई, और प्लस इंटू माइनस माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई आपस में कट गया, तो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। चौथा आइडेंटिटी क्या है, तो अगला आइडेंटिटी है हमारे पास एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इतना बराबर क्या होता है, तो देखिए एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई बी में करेंगे एक्स बी हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई ए में करेंगे एक्स ए बन जाएगा,
और a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो ये बन जाएगा ab। तो इसको आप लोग लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों में x कॉमन है तो x इंटू ए प्लस बी कर सकते हो और प्लस में ए बी है। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी बन जाता है। पांचवा आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो इसको भी आप लोग इसी तरीके से खोलकर मल्टीप्लाई करके कर सकते हो आराम से। तो ये हमारा 5 हो गया। अब छठवां आइडेंटिटी क्या है, तो अब छठवें को यहाँ पर लिख देता हूं मैं। तो देखिए छठवां है x प्लस वाई का होल क्यूब, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसको याद कर लीजिएगा या फिर इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। 7th वाला है x माइनस वाई का होल क्यूब, तो माइनस में क्या हो जाता है, सब माइनस में हो जाता है। x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और यहाँ x माइनस वाई। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखिए आठवां क्या है, आठवां हमारा लास्ट है जो कि है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये था आपका आइडेंटिटी। आप में केवल 8 आइडेंटिटी दिया हुआ है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और इस वाले को आप लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, इन इसका दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो एक हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर। बस इसको 2 बार खोल दिए अंदर जाके, ये हमारा ये प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा आइडेंटिटी। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा आएगा प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है किसी नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक प्लीज जय हिंद, वंदे मातरम।